नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बात कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन को पस्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए इस्राइल और अमेरिका ने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन कोई फायदा होता दिखता नहीं है। और एक ये नया चेहरा इस्लामिक रेवोल्यूशन में एक नई जिम्मेदारी के साथ फिर जुड़ा है। कौन है ये, इनके बारे में बताएंगे और इसके साथ ही क्या है इनकी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। साथ ही ईरान ने किस तरह से होर्मुज में जहाजों को कतार में लगाकर रख दिया है, वो तमाम चीजें आपके लिए लेकर आते हैं लाइव हिंदुस्तान के साथ दीन दुनिया शो में। तो बात करते हैं पहले इस चेहरे की। मंगलवार यानी 24 मार्च को ईरान ने अपनी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का नया चीफ मुकर्रर कर दिया। जी हां, जंग के बीच एक और नियुक्ति ईरान में उस ओहदे पर जो सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर से जुड़ा हुआ माना जाता है ईरान में, और सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करता है। रमजान की शुरुआत में ईरान में रहबरे मुअज्जम कहे जाने वाले इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का कत्ल, और फिर ईद से पहले सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ डॉक्टर अली लारिजानी पर अटैक और बकौल ईरान उनकी शहादत के बावजूद भी जंग में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। और अब बीच जंग में ईरान ने मोहम्मद बाघेर जोलगादर को अपनी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का नया चीफ मुकर्रर कर दिया है। जी हां, मोहम्मद बाघेर जोलगादर जो डॉक्टर अली लारिजानी की शहादत से बने खला को भरने आए हैं। मोहम्मद बाघेर पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के कमांडर रह चुके हैं। वो गार्ड में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे तक भी पहुंचे थे। फिलहाल वो ईरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के सचिव के तौर पर यानी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। मोहम्मद बाघेर महमूद अहमदीनेजाद के दौर में सुरक्षा मामलों के पूर्व उपगृह मंत्री यानी नायब होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का मकाम बहुत बड़ा होता है, और वो भी जंग के बीच में में बाघेर को यह जिम्मेदारी दिया जाना बताता है कि ईरान रुकेगा नहीं बल्कि और आक्रामक होगा। मोहम्मद बाघेर 1954 में ईरान के शिराज के पास फासा शहर में पैदा हुए। उन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान में पहलवी किंगडम के खिलाफ लड़ने वाले मंसूरून गुरिल्ला समूह से वो जुड़े हुए थे और लगातार लड़ते रहे। 1980 की दहाई में मोहम्मद बाघेर ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एजुकेशन डिवीजन को को-हेड किया, और इसके बाद वो IRGC के वॉरफेयर हेडक्वार्टर के कमांडर बन गए। 2007 में उन्हें बसीज संबंधी मामलों के लिए ईरानी आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ का नायब भी बनाया गया। उनके दामाद काज़ेम गरीबाबादी ईरानी राजनयिक हैं और काज़ेम नेवियाना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ईरान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो अब IRGC यानी पासदाराने इस्लाम को सुप्रीम लीडर से मिले हुक्म को किस तरह से कार्यान्वित कराना है, ये सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर मोहम्मद बाघेर देखेंगे, और अली लारिजानी जिन्होंने अब तक इस सफर को बहुत बेहतर तरीके से चलाया था, बीच जंग में मोहम्मद बाघेर को ये जिम्मेदारी देकर ईरान ने इस सिलसिले को बहुत तेजी से मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि ईरान में व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं है, जैसा कि इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को शहीद करके, उनका कत्ल करके वो रिजीम बदलवा देंगे या सब कुछ रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले ही दिन, जंग के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को माफ कीजिएगा, हमला हुआ, और 1 मार्च को आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का ऐलान ईरान करता है, और 28 फरवरी से ही ये हमले बदस्तूर जारी हैं, जो आज 25वें दिन भी जारी है।
अपनी 79वीं लहर में ईरान के गुस्से की आग में मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क अब भी दहक रहे हैं और इसराइल हर दिन नाबूद हो रहा है। दिन हो या रात, इसराइल के ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने एक मुसाफिर हवाई जहाज के जरिए लिया गया आबनाए हुर्मुज का एरियल व्यू दिखाया है, जिसमें जहाजों की कतार स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में लगी हुई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पूरा कंट्रोल है। और तो और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पर भी ईरानी नेवी का पूरा कंट्रोल हो चुका है। ईरान की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि जहाज सिर्फ हमारे दोस्तों के ही गुजर सकते हैं, जिनका रिश्ता दुश्मन से है वो हुर्मुज से नहीं गुजर सकता। ईरान की नेवी तो यह भी दावा कर रही है कि आबनाए हुर्मुज में बिना किसी समुद्री माइंस के वो पूरा कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इसराइल की राजधानी तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में ईरान के हमलों के ये वीडियो बता रहे हैं कि आखिर क्यों ट्रंप को अपना 48 घंटों का अल्टीमेटम वापस लेना पड़ा था। सिर्फ इसराइल ही नहीं, मिडिल ईस्ट में मौजूद पावर फैसिलिटी और खासकर खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने वाले प्लांट पर ईरान हमला कर देता। पानी अरब देशों की सबसे कमजोर नस है, खासकर मीठा पानी। ईरान ने धमकाया था कि उसके बिजली प्लांट तबाह हुए तो फिर वो भी खुलकर अरब देशों और इसराइल पर मारेगा। ईरान के रुख से लग रहा है कि वो इस जंग को फैसला कुन बनाने जा रहा है। ईरानी मीडिया पोर्टल्स के हवाले से एक खबर भी बहुत चर्चा में रही कि सऊदी अरब और यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात अमेरिका के साथ मिल करके, और पर्दे के पीछे अगर देखें तो क्योंकि जंग में इजराइल भी है, उनके साथ ईरान के खिलाफ उतरने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई। हालांकि ईरान की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सरकारी तौर पर, और ना ही सऊदी और यूएई की तरफ से। लेकिन मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरह से सऊदी और यूएई ने अपने बेस अमेरिका को दे रखे हैं, जहां से ईरान पर हमले होते रहे हैं और लगभग 1 महीने से ये हमले जारी हैं, ऐसे में जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, उसको देखते हुए सऊदी और यूएई अगर ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि मिडिल ईस्ट के जो मुल्क है, खासतौर से अरब मुल्क, वो इस तरह के कदम को उठाने से परहेज करेंगे, क्योंकि ये जंग रीजनल बन जाएगी, क्षेत्रीय जंग शुरू हो जाएगी, एक क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो जाएगा, और वो इसमें उतरना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास ताकत नहीं है, उन्होंने भी बड़े हथियार खरीद रखे हैं अमेरिका से और वो उनको चला भी सकते हैं, चलाना भी जानते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ईरान का कहर उन पर टूट पड़ेगा और वो घायल शेर की भांति पूरी तरह से उन पर टूट पड़ेगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। अभी सिर्फ ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मारा है। जिस तरह से वो इजराइल का नुकसान कर रहा है, अगर वैसा अरब देशों का करने लगेगा तो ये बड़ा नुकसान उनके लिए साबित हो सकता है, और हो सकता है वो ऐसी गलती ना करें। लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जंग 25वें दिन में पहुंच चुकी है और लगातार जारी है, इसमें किसी भी तरह का, और प्रेसिडेंट ट्रंप के 5 दिन की रुकावट का भी कोई खास असर ईरान पर तो नहीं पड़ा है। उसने इजराइल पर लगातार मारा है और इजराइल ने भी मारा है। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ भी जंग में है, और इराक में जो उनके प्रॉक्सी हैं, जो ईरान हिमायती संगठन है, वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जंग कहीं से भी थमी नहीं है, रुकी नहीं है। बस प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात को इस तरह से देख सकते हैं कि वो ईरान की जो पावर फैसिलिटी यानी बिजली संयंत्रों पर हमला जो करने जा रहे थे, उसको उन्होंने रोका है। लेकिन ईरान ये कह चुका है अगर इस तरह की कोई भी जुर्रत अमेरिका ने की तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी पावर सेंटर हैं उनको निशाना बनाएंगे, और ये बड़ा नुकसान होगा अरब देशों के लिए। आपको क्या लगता है, जंग अभी कितना और चलेगी, अपने फैसला कुन या अपने परिणाम तक ये पहुंचेगी? क्या आप ऐसा मानकर चलते हैं, या अगले 4-5 दिनों में इसका कोई हल निकल जाएगा, बड़ा या लंबा सीज फायर हो जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। नए सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं, वो कितना बड़ा किरदार इस जंग को आगे ले जाने में निभाने जा रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।